हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपने देख लिया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का भाग 2, जिसमें हम स्वरों को समझेंगे, वोवेल्स को समझेंगे कि वोवेल्स या स्वर कितनी तरह के होते हैं और इनका वर्गीकरण किस किस आधार पर है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपने इससे पहली वाली वीडियो जो वर्णमाला की संख्या के ऊपर आधारित है और जिसमें हमने मोटी मोटी चर्चा की है वर्णमाला के बेसिक सिद्धांतों पर, मौलिक सिद्धांतों पर, वो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी और वाइड कवरेज की अलग अलग विषयों की वीडियो मिलने वाली है। तो ये जो हिंदी की वीडियो है स्पेशली हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, यूपी पुलिस के लिए, साथ में यूपी टेट के लिए और लेखपाल के लिए। तो ये वैसे इतनी अच्छी कवरेज मैं आपको दे रहा हूं। हिंदी वर्णमाला एक वीडियो में पढ़ाई जा सकती थी आधे से पौने घंटे की, पर मैं तीन भाग में पढ़ा रहा हूं। पहली जो मौलिक सिद्धांतों की चर्चा थी वो हमने की, उसके बाद जो दूसरी चर्चा है ये स्वरों पे करेंगे हम खाली, और तीसरी चर्चा हम व्यंजनों पे करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आपको केवल वर्णों के उच्चारण पे ध्यान देना है कि उच्चारण उनका अगर सही उच्चारण आपको पता होगा तो परीक्षा में आप उनको बोल के भी देख लेंगे तो भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यही आज की ट्रिक है और यही एक नया तरीका आप कह सकते हैं कि यदि आप स्वरों का और व्यंजनों का यानी कि सभी वर्णों का उच्चारण ठीक से करना जानते होंगे तो आपका वर्णमाला से एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। देखो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, बोर्ड पे ऐसे लिखना पड़ता है, काफी विश्लेषण भी करना पड़ता है और काफ़ी कुछ इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मेरे को ये बता सकते हैं कि आप मेरा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। यदि आपको कोई कमी भी लग रही है तो भी आप कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग वर्णमाला और स्वरों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्वर हमने कल देखा था, जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि स्वर दो प्रकार से होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण पहले दो प्रकार से किया गया, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो 10 मानी गई है, तथा लेखन के आधार पर जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो 13 मानी गई है। तो तीन कौन कौन से बढ़े हैं लेखन के आधार पर, तीन कौन कौन से बढ़े हैं वो बढ़े हैं, देखो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, री बढ़ा हुआ है, अंग बढ़ा हुआ है और अह ये बढ़ा हुआ है। री, अंग और अह ये तीन बढ़े हुए हैं और जो 10 हैं बाकी ब्रैकेट से अलग हैं, ये उच्चारण के आधार पर माने जाते हैं। तो एक बार मैं उनका उच्चारण आपको बता देता हूं। ये है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये इसका उच्चारण है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन सबको पता ही होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि उनके बोलने के लिए या उनके उच्चारण के लिए किसी अन्य आधार की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप व्यंजन की परिभाषा में ही देखते हैं, स्वर की परिभाषा ये है कि स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन की परिभाषा में आपको वो मिलेंगे, व्यंजन की परिभाषा में आपको मिलेगा कि वो वर्ण है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर आप क को देखें तो क को अगर आप तोड़ेंगे तो वो आधा क और प्लस अ में टूट जाएगा। तो उसमें जो क, ये क जो आखिरी में अ की ध्वनि आ रही है, यही स्वर है। तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, पर जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और उनके उच्चारण में किसी अन्य आधार की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो स्वरों का वर्गीकरण हमको देखना है। स्वरों के वर्गीकरण के 5 प्रकार हैं। अब देखो, थोड़ा सा आराम से हम इसको पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी में ही आपको ट्रिक पता लग जाएगी। तो इसमें देखो, आपको मेरे मुख की तरफ ध्यान देना है जब भी मैं आपको बोलूं, और जब मैं आपको बोलूं कि आप भी बोलो तो आपको भी वो बात बोल के चेक करनी है, आपको पता लग जाएगा कि मेरी बात गलत है या सही है। तो पहला जो प्रकार है स्वरों के वर्गीकरण का, उसका आधार है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर। और इसी को अगर मात्रा के साथ में, मात्रा में आप ये मान लीजिए
कि मात्रा यहाँ इज इक्वल टू टाइम, कि मात्रा समय, समय योग में भी आप थोड़ा देखते होंगे, अगर आपने योग में देखा होगा तो प्राणायाम करने की विधियों में बहुत सारी मात्रा का जिक्र किया जाता है, मात्रा का वहाँ पे वर्णन है। तो वहाँ पे मात्रा ये आ ई की मात्रा नहीं, वहाँ पे समय से इसका मानक होता है। तो जब भी कभी हिंदी में मात्रा संबंध में बात आती है, खासकर वर्णों संबंध में, तो आपको समय से उसका लेना है, कितना समय लग रहा है, उच्चारण में कितना समय लग रहा है, यही मात्रा है। तो मात्रा को 1 सेकंड से डिनोट कर लेते हैं हम समझने के लिए। आप इस बात को ध्यान दीजिए, समझने के लिए, उदाहरण के तौर पर, ऐसा है नहीं, उदाहरण के तौर पर। तो जो पहला उच्चारण के आधार पर स्वरों का पहला प्रकार है वो है लघु या ह्रस्व स्वर। लघु या ह्रस्व स्वर, तो लघु या ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। देखो अभी हम पहला ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप तुलना नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं करते। तो उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में पढ़ेंगे तो कंपैरिजन में एकदम समझ में आएगा, अभी बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। मैंने आपको बोला ना, मात्रा को हम 1 सेकंड से डिनोट कर लेते हैं, तो एक मात्रा का समय लगता है या 1 सेकंड का समय लगता है जिसको बोलने में, वो होते हैं लघु या ह्रस्व स्वर। इनको मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी यही होते हैं, पर आपको ध्यान लघु और ह्रस्व स्वर रखना है। अब इनके उदाहरण कौन कौन से, आप देखो बोल के देखिए मेरे साथ में। उदाहरण में है अ ई उ, अ ई उ, 1 सेकंड का समय लग रहा है। आप ये ध्यान दीजिए, उच्चारण में कम समय लग रहा है या एक मात्रा का समय लग रहा है या 1 सेकंड का समय लग रहा है। उदाहरण है अ ई उ। क्लियर होगी बात मुझे लगता है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब यही होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, विशाल, लंबा, यही दीर्घ होता है। तो दीर्घ स्वर का जो परिभाषा है कि इनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में काफी लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है, दोस्तों आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। अब देखो कंपैरिजन आ गया, ह्रस्व से अधिक समय लगता है। ह्रस्व में मैंने कितना समय माना था? 1 सेकंड का समय माना था, तो उससे 2 गुना समय यहां पे लग रहा है। 2 मात्रा का समय लग रहा है उच्चारण में, ह्रस्व से अधिक समय लग रहा है या 2 मात्रा का समय लग रहा है। और यहां पे कितनी मात्रा का समय लग रहा है? 1 का। यानी कि ह्रस्व से जब 2 गुना समय लगता है तो वो स्वर हो जाते हैं दीर्घ स्वर। और इनके उदाहरण हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये देखो आप अपना महसूस कर रहे होंगे कि लगभग दुगना समय लग रहा है। अगर ये एक मात्रा है तो यहां पे दुगना। देखो मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। ह्रस्व स्वर में 1 सेकंड के आसपास समय लग रहा है और दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लग रहा है। मैं खाली अ से और आ से इसका अंतर दिखाऊंगा, आप बोल के फील करना। मेरे साथ बोलो अ। क्लियर? अ। उसके बाद यहां देखो, आप बोल के आ, तो लगभग 2 गुना समय लग रहा है। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। कहीं कहीं जगह यही 2 स्वर बताए जाते हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर, अगर कहीं कहीं जगह तीसरा स्वर मिलता है जिसको प्लुत स्वर बोलते हैं। तो प्लुत स्वर कौन सा होता है? जिसके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है, मतलब दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से 2 गुना और प्लुत में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। या आप एक और तरह समझ सकते हैं कि ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। आप इस तरह से इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इसमें कौन इसका परिचय क्या होता है? उदाहरण। तो जब भी कहीं लिखे रहते हैं तो इस तरह एस की तरह की आकृति रहती है। ये शब्द, ये उच्चारण को थोड़ा खींचने की बात है, थोड़ा उच्चारण खिंच जाता है। जैसे कि हम जनरली यूज करते हैं ओ, जो ये खींचने वाली बात है, ओ बोलने के बाद जो खिंचाव आ रहा है, यही प्लुत स्वर है। जैसे आप बोल रहे हैं, अब मैंने लिख दिया राम लिख दिया, सीधे बात है, उसमें कोई बात ही अलग से नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने बीच में ये एस से एस जैसी आकृति दिखाया है, यही प्लुत स्वर है। यहाँ बोला जाएगा राम, तो ये जो खिंचाव है यही प्लुत स्वर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है, कौन से स्वर में जीभ का कौन सा भाग यूज हो रहा है, कौन से
स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा, देखो जीभ के 3 भाग हैं, जिह्वा के 3 भाग हैं। सबसे आगे जो टिप वाला भाग है अग्र भाग है, जो बीच में है जीभ के वो मध्य भाग है, और जो जीभ के सबसे पीछे है वो पश्च भाग है। तो आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, कोई भी आपको स्वर दे देगा और पूछ लेगा कि कहाँ से उच्चारण हो रहा है। अग्रस्वर है, अग्रस्वर होने का मतलब जीभ के आगे से उच्चारण हो रहा है, या मध्य स्वर है जीभ के बीच से उच्चारण हो रहा है, या पश्च स्वर है यानी जीभ के पीछे से उच्चारण हो रहा है। आपको फील करना है, देखो फील करना है और आपको एकदम से क्लियर चीजें हो जाएंगी। देखो अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन सा होता है, जिसके उच्चारण में जीभ के अग्रभाग का प्रयोग होता है, या जिसका उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा, अग्रस्वर उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा यानी कि पॉइंट से होगा, जीभ की पॉइंट से होगा। तो यहां आपको ध्यान देना है। देखो हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, उदाहरण में है ई, आप फील करो ई, देखो आगे पॉइंट पे आपको फील होगा ई। उसके बाद ये है ई, ये थोड़ा बड़ा है ई, ये कौन सा है, दीर्घ स्वर है। ऊपर के हिसाब से ये लघु स्वर है और ये दीर्घ स्वर है, पर मैं आपको यहाँ पे उलझाता नहीं, सीधे बात चलते हैं कि उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा होगा, अग्रस्वर कहलाएगा। उदाहरण है ई, आपको आगे की तरफ फील होगा। दूसरा बोलिए आप मेरे साथ में, ये है ई, ये भी आपको आगे से फील होगा, देखो महसूस करो आप। उसके बाद है ए, ये भी आपको जीभ के अग्रभाग पे फील होगा। और उसके बाद ये है आई, तो ये भी आपको कहाँ फील होगा, आपको जीभ के अग्रभाग पर फील होगा। पक्की बात, क्लियर हो रही होगी आपको बात, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा देखो मध्य स्वर, मध्य स्वर जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग द्वारा होता है। अगर ये मानूं मैं, अगर ये पूरा जीभ मानूं, इस उंगली को आप ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं क्या मानूं, पूरी जीभ मानूं, तो ये वाला जो आगे वाला भाग है ये है अग्रभाग, बीच वाला हिस्सा है मध्य भाग, और पीछे वाला हिस्सा है पश्चिम भाग। तो अग्रभाग पे देखो हमने देख लिया, अग्रभाग वाले जो होते हैं उनको अग्रस्वर बोलते हैं, अग्रभाग से जिनका उच्चारण होता है उनको अग्रस्वर कहते हैं। अब मध्य भाग, मध्य स्वर किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग द्वारा होता है, तो उसको उनको बोलते हैं मध्य स्वर। उदाहरण है अ, तो आपको खुद फील होगा, बोल के देखिए अ, आपको ऐसा लगेगा जीभ के बीच में आपने बोला है, जीभ के बीच में रखा गया है, ये आप महसूस करिए, बोल के देखिए अ, देखो आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब इसी बात में मुस्कुरा दीजिए। तो मध्य स्वर उसको कहते हैं जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, और पश्च स्वर उसको कहते हैं जिसका उच्चारण जीभ के पश्च भाग द्वारा होता है। पीछे जो मैंने बताया था, ये जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो पश्च भाग जो है, अब इसमें देखिए आप, पश्च भाग जिसका उच्चारण जीभ के पश्च भाग द्वारा होता है उनको पश्च स्वर कहते हैं। महसूस कीजिए कौन कौन से होते हैं। आप देखो, बोल के देखो, आपको खुद महसूस होगा आ, देखो। उसके बाद ऊ, पीछे फील होगा, पीछे एकदम आपको हल्का सा जीभ के पिछले वाले भाग में दबाव फील होगा, ऊ, देखो। उसके बाद ओ, देखो महसूस हो रहा है ना, मेरे साथ बोलते रहो आप। और इसके बाद आऊ, एक बार और कर दें, आ, ऊ, ओ, आऊ, देखो क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये दोनों प्रकार क्लियर हो चुके हैं, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब आगे चलते हैं। देखो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो और इसी तरह की अच्छी अच्छी कक्षाएं आपके लिए आती रहेंगी। जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। तीसरा जो वो है वर्गीकरण है, उसका आधार है मुख द्वार। जो ये मुख द्वार है, जो मुख बोलते हैं, ये मुख द्वार है, या इसको मुख विवर बोलो। मुख विवर, विवर का मतलब होता है गड्ढा, साफ सी बात है। मुख विवर, जैसे कृष्ण विवर होता है, ब्लैक होल बोलते हैं, तो विवर का मतलब होता है गड्ढा। तो इसके खुलने और बंद होने के आधार पर ये कितना खुलता है, कौन से स्वर के उच्चारण में ये कितना खुलता है, पूरा खुल जाता है, आधा खुलता है, मुख द्वार पूरा खुलता है, आधा बंद होता है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। इस आधार पर स्वरों को बांटा गया है। तो यहाँ देखने का प्रयास कीजिए, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर सबसे पहला जो स्वर होता है वो होता है विवृत स्वर। कौन सा होता है, विवृत। देखिए वृत्त, ये क्या है, वृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त आप पढ़ते होंगे, मैथ्स में पढ़ते होंगे, वृत्त जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। तो विवृत्त का मतलब होता है ओपन, विवृत्त का मतलब होता है ओपन। तो जब मुख, कौन से स्वर होते हैं जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है, क्या खुलता है, मुख द्वार। ये मुख द्वार है जो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे होंगे, ये जिनमें पूरा खुलता है वो कौन से स्वर होते हैं, वो विवृत स्वर होते हैं। जैसे उदाहरण में देखो आप मेरे साथ बोल के, आ, देखो पूरा खुला है, आ,
ये नोटिस किया होगा आपने, आ, तो ये कौन सा है, विवृत स्वर है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी आप इस क्लास में ही सब कुछ सीख जाएंगे। उसके बाद दूसरा है अर्ध विवृत स्वर। देखो अर्ध का मतलब होता है आधा और विवृत का मतलब होता है ओपन, यानी कि हाफ ओपन। आपका जो मुख है वो आधा खुलेगा। अभी विवृत में तो पूरा खुल रहा था, आ हमने बोल के देखा, और अर्ध विवृत में ये पूरा ना खुल के आधा खुलेगा। यहां पर लिख भी ले रखा है मैंने, मुख आधा खुलता है। अर्ध विवृत स्वर में कैसा होता है, मुख आधा खुलता है। महसूस कीजिए, देखिए आप बोलिए अ, आप बोलिए अ, तो मुख की तरफ ध्यान देना है। हम यहाँ पीछे की बात नहीं करेंगे, जो पीछे छोड़ा है उसको छोड़ा है, वो आपको अलग अलग थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप नोट्स बना के और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ये देखिए यहाँ पे है अ, यहाँ देखिए बोलने में अ, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये है ए, देखो मुख पूरा नहीं खुल रहा है, सॉरी ये ए नहीं, ये आई है, आई, तो देखो मुख पूरा नहीं खुल रहा है। उसके बाद ये है औ, तो देखो मुख पूरा नहीं खुल रहा है, आधा खुल रहा है, आधा। तो इसलिए ये अ, आई और औ ये कैसे हैं, ये अर्ध विवृत स्वर हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको। थोड़ा सा हिंदी टिपिकल लग सकती है, पर देखो भाई अगर अधिकारी बनना है, यूपीएसआई बनना है, टीचर बनना है, या एक अच्छी जॉब पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। जब मैं मेहनत करने को तैयार हूँ दोस्तों, आप क्यों करने को तैयार नहीं हो भाई। तो इसमें देखो अर्ध समृद्ध। अब मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपसे कभी लाइव सेशन में बात करूंगा। मेरे को इतना बिजीनेस रहता है और फिर भी मैं आता हूँ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि भाई आपका भला हो। हमको जो चीज़ें ठीक से समय पे नहीं मिलती या नहीं मिल पाई तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसी अच्छी भावना के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद है अर्ध समृद्ध। समृद्ध क्या होता है, हाफ क्लोज। देखो यहाँ पे अब तो मुख की बात हो रही थी, सॉरी ये मुख द्वार नहीं है, यहाँ पे मुख है, बस ये मुख, ये मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है। तो अभी देखो मुख का मतलब है पूरा का पूरा, ऐसे पूरा खुल जाता है मुख, और मुख द्वार से मतलब यही ये इधर होठों वाला हिस्सा जो है, यही आप इससे यहाँ पूरा पूरा ले सकते हैं। तो देखो अर्ध समृद्ध, देखो यहाँ पे मुख आधा खुलता है और मुख आधा बंद रहता है। इसमें दोनों में थोड़ा सा एक माइनर सा अंतर है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसमें देखो अर्ध समृद्ध, मुख द्वार आधा बंद रहता है, यानी कि जब आप बोलेंगे तो मुख द्वार इधर से ये वाला हिस्सा, देखो जब आधा खुल रहा था तो पूरा ये हिस्सा पूरा खुल तो रहा था पर ये कम खुल रहा। देखो जैसे देखो सबसे ऊपर देखो विवृत में आ, तो पूरा खुल रहा है, ध्यान दो आप। उसके बाद अर्ध विवृत में मुख तो पूरा खुलेगा, तो ये कहीं से भी टच नहीं होगा, पर वो जो खुलने का व्यास है वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये कहीं भी टच नहीं होगा, ये हिस्से यहाँ पे टच नहीं होंगे पर आधा खुलेगा। उसके बाद अर्ध समृद्ध में मुख द्वार आधा बंद रहता है। अब आधा बंद कैसे रहता है, वो आधा इधर से ये हिस्सा जो है ये चिपक जाएगा और आगे ये छोटा सा हिस्सा खुलेगा। आप नोटिस करना, इसमें है ए, देखो ये हिस्सा हल्का हल्का यहाँ से बंद हो रहा है, ए ओ, देखो ओ बोला मैंने यहाँ पे ओ, तो यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा बंद हुआ, ये आपको नोटिस करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है क्लोज, मतलब मुख द्वार लगभग बंद रहता है, बहुत माइनर सा खुला रहता है। तो ऐसे जो स्वर होते हैं उनको समृद्ध स्वर कहते हैं। उदाहरण है, देखो ध्यान दो आप, ई कितना खुला है, जरा सा लगभग बंद ही है, ई ऊ, देखो बहुत हल्का सा खुल रहा है। तो ये है मुख द्वार या मुख द्वार खुलने के आधार पर। उसके बाद जो चौथा है वो है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार से, मतलब होठ कहो, ओठ कहो या ओष्ठ कहो, तीनों एक ही बात है, पर मैं यहाँ बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो होठों की स्थिति के आधार पर कि कौन से स्वर को बोलते हुए होठों की स्थिति क्या होगी, उस आधार पर। तो पहला है अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी, देखो वृत्त का मैंने ऊपर भी आपको मतलब बताया, वृत्त का मतलब है सर्कल, गोल, और अगर कहीं लग जाता है तो उसका नेगेटिव सेंस चला जाता है, यानी कि अवृत्त, वृत्त नहीं। तो अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं हो पाते, होठ पूरी तरह से गोलाकार नहीं हो पाते। ये जो पूरा हिस्सा है ये बोलते समय गोलाकार नहीं हो पाता, उनको अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे समझो आप, उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा अ, ये मैंने यहाँ पे बोला अ,
यहाँ पे आप ध्यान दो, मेरे पूरे होठ गोल नहीं हुए, पर जैसे ही मैं वृत्तमुखी में बोलूंगा, वृत्तमुखी में क्या होगा, होठ वृत्तमुखी या पूर्णतः गोलाकार हो जाएंगे। देखो इसमें ऊ, आप नोटिस करो, ऊ, ऊ, ओ, औ, देखो पूरा गोल हो जा रहा है। तो पूरा गोल हो जा रहा है तो वृत्तमुखी है, और पूरा गोल नहीं होगा तो अवृत्तमुखी है। देखो जैसे यहाँ पे अ, आ, ई, ए, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। आप थोड़ा बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी में आपको बता चुका हूं। अब लेंगे हम हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, मतलब किन स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा निकलती है, किसमें मुख और नाक से दोनों से निकलती है, तो उस आधार पर। तो पहला जो प्रकार है वो है निरअनुनासिक। इसमें संधि कर लेते हैं हम लोग। निरअनुनासिक, निर का मतलब निर का और अ, जहां भी कहीं निर लग जाता है, जहां भी कहीं अ लग जाता है तो नकारात्मक उसकी भावना हो जाती है, नेगेटिव सेंस हो जाती है उसकी। तो निरअनुनासिक या मौखिक स्वर। तो निरअनुनासिक मतलब नाक से जिनका उच्चारण नहीं होता वो निरअनुनासिक, और नाक से जिनका उच्चारण नहीं होता तो कहां से होता है, मुख से होता है, या मौखिक स्वर। आपको क्लियर हो रही होगी बात। तो वे स्वर जिनमें हवा केवल मुख से निकलती है, बोलते हुए हवा केवल मुख से निकलती है, वो स्वर कैसे, कौन से कहलाते हैं, निरअनुनासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं। क्लियर होगी बात। कौन से हैं, देखो आप बोल के देखो, आपको अपना आप ही फील होगा। देखो यहां देखो, अ कहां से, नाक से नहीं निकली हवा, पूरी की पूरी हवा मुंह से निकली, अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, तो नाक से नहीं निकली, नाक में तो नहीं आई आवाज़। भाई आपको अगर साइनस हो रहा होगा या नाक में मांस हड्डी बढ़ रहा होगा तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर व्याकरण की बात तो सीधे सीधे यही है कि मौखिक या निरअनुनासिक वो स्वर होते हैं जिनको बोलते हैं हवा केवल और केवल मुख से निकलती है। अब अनुनासिक स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें हवा मुख तथा नाक दोनों से निकलती है, नाक से भी निकलेगी, मुख से भी निकलेगी। जैसे समझने के तौर पर अंग, आप समझने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप बोल के देखिए अंग, अंग, ये है ना अंग। जैसे हम इसमें पढ़ रहे थे यहाँ पे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग। तो एकदम आप फील करो अंग, तो देखो मुंह से भी हवा निकलती है और नाक पे भी जोर पड़ता है, नाक से भी हवा निकलती है, अंग, अंग, तो ऐसे निकलता है। तो ये कौन सा स्वर हुआ, ये अनुनासिक स्वर हुआ, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जितने भी चंद्र बिंदु वाले व्यंजन वो वर्ण होते हैं, जितने भी चंद्र बिंदु, जहां भी चंद्र बिंदु आ जाएगा, जहां भी चंद्र बिंदु आ जाएगा वो अनुनासिक हो जाएगा। तो ये आप सब चीजें बताने की थी। अब लास्ट पॉइंट रह गया है सघोष। सघोष आपसे पेपर पूछेगा कि स्वर कैसे हैं, सघोष हैं या अघोष हैं, ज्यादातर उनके प्रश्न पूछे जाते हैं व्यंजनों से, उसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो सघोष हैं या अघोष हैं। देखिए घोष किसको कहते हैं, घोष उस प्रकार की ध्वनि को कहते हैं जो स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा कर देती है। यानी कि आपका जो गला है, स्वर तंत्र है जो ये पूरा, जब आप बोलेंगे तो कंपन पैदा होगा, आपको वाइब्रेशन फील होगी। अगर इसको घोष कहते हैं, कि घोष कैसे कहते हैं, कंपन फील होने को, स्वर तंत्रियों में कंपन फील होने को। अगर अघोष है, अघोष का मतलब मैंने अ बताया था, अघोष है तो कंपन नहीं होगा, और सघोष है तो इसका मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी स्वर हैं वो सब के सब कैसे हैं, वो सघोष हैं। कैसे हैं, सघोष। अब मैं आपको महसूस करवाता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा गले में हो जाता है भाई, इतने लंबे समय तक लगातार बोलते रहते हैं। तो सघोष देखो, आप बोल के देखो, आपको गले में थोड़ा सा एक कंपन फील होगा। देखो बोल के देखो, आपको गले में कंपन फील होगा। देखो ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, देखो आप गले में कंपन फील करते रहो। देखो हर एक में फील होगा। औ, अंग, आह, देखो ये सब के सब में आपको गले में कंपन फील हो रहा है। तो ये सब के सब कैसे हैं, सघोष स्वर हैं। तो सघोष में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये जो आखिरी के दो हैं अंग और अ, इनको अयोगवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। पता नहीं ऊपर आपको दिखाई देगा नहीं, पर आप देख लेना, अयोगवाह, अयोगवाह। तो आपसे पूछेगा अयोगवाह स्वर कौन से हैं, तो बता देना अंग और आ।
अंग और आह ये कैसे हैं, आयोग हैं। तो स्वरों से जितने प्रश्न बन सकते थे सब आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद, पर आपका कोई भी प्रश्न किसी परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, जल्दी से आपके हाथ में नौकरी आ जाए। और इसी शुभकामना के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।